नहीं पाई है, कोविड की चोट से उबर नहीं पाई है, या उबरने के लिए अभी संघर्ष कर रही है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कुशल नेतृत्व के द्वारा लिए गए सटीक फैसलों के चलते हुए, सही नीतिगत निर्णयों के चलते हुए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल वी शेप रिकवरी की, अपितु दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के खिताब को निरंतरता के साथ में कोविड के बाद में भी कायम रखा है। तो ये बजट, जिसे 2026 के बजट के रूप में हम सब ने स्वीकार किया, ये बजट जैसा मैंने कहा, स्थिरता, सर्वसमावेशन, ऑल इंक्लूसिविटी और उसके साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास के साथ लेकर चलने वाला बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से 3 प्रिंसिपल्स की बात उन्होंने एक चर्चा अपने बजट के भाषण में की। एक, सरकार ने हमेशा ही एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का अभिप्रेत होता है दुविधा कि संशय की स्थिति के बजाय हमने सटीक निर्णय और समयबद्ध निर्णय लिए। दूसरा, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, कि हम केवल रिटोरिक्स की बात न करें, केवल बात जो है बात ही बात न करें, अपितु उसके अनुरूप सुधार करें। और तीसरा, पीपल ओवर पॉपुलैरिटी, कि हम चुनावों के लिए या लोक लुभावन फैसले करके मात्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बजाय देश में लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करें। इन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। मित्रों, हम सब जानते हैं और हम सब ने देखा होगा कि सरकार ने शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बजट घोषणाओं में 3 विषयों को अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। पहला था कि हम आर्थिक वृद्धि की दर जो तेज, जैसा मैंने कहा कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, इस गति को हम निरंतर बनाए रखें और इसको साथ साथ में इस मुकाम पर सस्टेनेबल भी बना करके रखें। दूसरा, जिसे कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया कि हम नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करें, यह सरकार का कर्तव्य। हम सब ने देखा है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले वर्षों में फैसले लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सतत जिस दिशा में काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे हैं। और निश्चित रूप से एक युवा देश होने के नाते और साथ साथ में एक एस्पायरिंग नेशन होने के नाते नए नए लोग जो करोड़ों की संख्या में मध्यम वर्ग में प्रवेश किए हैं, उनकी आकांक्षाओं की आपूर्ति करना देश की सरकार का कर्तव्य है। इस रूप में सरकार ने इसे स्वीकार किया है। और तीसरा कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास और साथ साथ में हम संतुलित विकास के लिए काम करें। ऑल इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम काम करें। इसको हम सबको साथ लेकर के, सब राज्यों को साथ लेकर के, सब क्षेत्रों को साथ लेकर के। और ऐसा इसलिए कि पहले हम सब ने देखा था, माननीय मोदी जी के सरकार में आने से पहले देश के बहुत बड़ा भूभाग जो है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता था। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारा हिमालयन क्षेत्र, ये अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, विकास की दौड़ में कहीं पिछड़े हुए थे। हर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो कुछ जिले ऐसे होते थे जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते थे, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हुए, भौगोलिक स्थितियों के चलते हुए, अपॉर्चुनिटीज का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के कारण से चलते हुए वो पीछे छूट जाते थे। उन सब को हम साथ लेकर के काम करें, आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतिगत निर्णय लेते हुए ऐसे आकांक्षी जिलों के लिए, एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके एक स्पेशल प्रोग्राम और ड्राइव लिया। आज उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कि संतुलित विकास की अवधारणा के चलते हुए वो जिले विकास की दौड़ में आज उन राज्यों के बेहतरीन जिलों से कंपीट करते हुए हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस मॉडल को ग्लोबली
एक केस स्टडी के रूप में पूरे विश्व के अन्य देशों ने भी स्वीकार किया है। अगर मैं बजट के मोटे फंडामेंटल्स पर बात करूं तो सरकार ने एक बार फिर 7 फंडामेंटल्स की चर्चा इस बजट के माध्यम से की, जिसमें पहला, जिस तरह की ग्लोबल परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों के चलते हुए भारत के पास में जो अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग में है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेकर के काम करें। दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि हम अपने विरासत का संरक्षण करेंगे और विकसित होंगे, तो प्रिजर्विंग हेरिटेज इज आवर सेकंड फंडामेंटल ऑफ दिस बजट। तीसरा विषय, भारत के अर्थव्यवस्था में हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने और उसके साथ साथ में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भारत के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड रेवेन्यूज को सबसे ज्यादा बल प्रदान करने वाला सेक्टर अगर कोई है तो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है। हम एमएसएमई को और स्ट्रेंथन करने के लिए नए एमएसएमई चैंपियंस बने, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। दिस इज अनदर फंडामेंटल ऑफ द बजट। चौथा विषय था कि कोई भी देश बिना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो विकसित नहीं हो सकता, और हम सब ने देखा और आज तो पूरा विश्व स्वीकार करता है कि भारत ने पिछले 10-11 वर्षों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आमूलचूल परिवर्तन किया और जिसका प्रभाव हम सबको दिखाई देता है। उसका परिणाम ही था कि मैं चंडीगढ़ से जब मैं पहले समय में आता था तब ये प्लान करके कि 4-4.5 घंटे लगेंगे, मैं चंडीगढ़ से रवाना हुआ तो थोड़ा जल्दी और मेरी पार्टी के सारे लोग जो है पहुंच पाते, उससे 1.5 घंटे पहले मैं यहाँ पहुंच गया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर जो काम हो रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को हम और अधिक गति किस तरह से प्रदान करें, इसको सरकार ने फंडामेंटल के लिए लिया है। एक ग्रोथ पैटर्न जो भारत ने बनाया ये सस्टेनेबल हो और ये ग्रोथ स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हमारा फंडामेंटल इस बजट का रहेगा। और सातवां जिस तरह से पूरे विश्व भर में हो रहा है उसी के अनुपात में भारत में भी अर्बनाइजेशन जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, शहरीकरण जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, यह अनुमान किया जा रहा है कि 2047 तक भारत की लगभग 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, कस्बों में आ जाएगी, नगरों में आ जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन ब्लास्ट और शिफ्ट जो अर्बन एरियाज में हो रहा है उसके चलते हुए हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में, इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक तरफ सिटी इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करें सिटीज को, और दूसरी तरफ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन करें, उसके लिए भारत सरकार प्राथमिकता से काम करे। ये बजट का फंडामेंटल इस बार में इन 7 फंडामेंटल्स के पिलर पे ये बजट पड़ा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही प्राथमिकता जो है वो महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, किसान का कल्याण और गरीब का कल्याण। महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं का विकास, किसान का कल्याण और गरीब का कल्याण, ये 4 विषय पर रहते हैं। अब की बार के बजट के विषय में मैं आप सबसे सामान्य आपकी जानकारी के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि देश भर में माय भारत के 50 प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज्यादा युवाओं ने बजट भारत का कैसा हो, युवा भारत, क्योंकि युवाओं का देश है, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारी एवरेज आबादी आज भी 28-29 साल के उम्र की है। इस डिविडेंड को, इस क्षमता को के रूप में विकसित करते हुए हम अपने युवाओं के आकांक्षा के अनुरूप देश के बजट का निर्माण करें। 50,000 युवाओं से इस बात के जो है वो सजेशंस मांगे गए, और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहता हूं कि the quality of suggestions which government have received, it was unprecedented and unimaginable. जिस तरह के शब्दों में, जिस तरह के विचारों को उन्होंने प्रदर्शित किया, तो भारत के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जो सुझाव प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर ये बजट बनाया गया, जो बजट शिक्षा से लेकर के रोजगार और उद्यमिता तक सीधा एक रोड मैप के रूप में। मित्रों, कोविड से पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात की संकल्पना की थी और उसे कोविड के समय में और अधिक आगे बढ़ाने का काम किया कि देश की इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करना है,
तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करती है तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। इकोनॉमी की भाषा में इस कैस्केडिंग इम्पैक्ट को 10 गुना से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। सरकार जब 100 रुपया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो उसका नीचे कैस्केडिंग इम्पैक्ट जीडीपी पर लगभग 1000 रुपए तक होता है। मैं एक सामान्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार अगर कोई ब्रिज बनाती है, कोई सड़क बनाती है, उसमें सीमेंट उपयोग में होता है, उसमें स्टील उपयोग में होता है, उसमें पत्थर उपयोग में आता है, बहुत सारी चीजें उपयोग में आती है।